अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। आज हम एक बार फिर हाजिर हुए आप हजरात की खिदमत में उर्दू 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 अपनी मदद आप। इस चैप्टर को हमने कुछ नए अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आप देख सकते हैं कि हमने इस चैप्टर को पॉइंट्स की सूरत में तारुफ समेत और तारुफ के बाद फिर इस चैप्टर का जो खुलासा है उस खुलासे को भी हमने अहम पॉइंट्स के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है। इबारत की तशरीह, हवाला मतन वगैरह के एतबार से जो अहम चीज़ें थी वो हमने आप हजरात के सामने रख दी है। उम्मीद है आपको ये हमारा तरीका पसंद आ गया होगा। लिहाजा हम खुलासे पर बात करने, तशरीह और पूरा सबक समझाने से पहले आते हैं सबक के तारुफ की तरफ। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देख ली तो फिर कभी भी आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपको ये सबक बहुत जल्दी और आसानी से समझ आ भी जाएगा और आप इसको हल भी कर सकेंगे। सवाल जवाब हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर हो, एमसीक्यूज हो, कुछ भी हो, आपके लिए फिर इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। सबक नंबर 4, अपनी मदद आप। इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। माखज़ मकालात सर सैयद ये 16 जिल्दों में लिखी गई थी। इसके जिल्द नंबर 5 से ये मजमून लिया गया है। ये मजमून सिन्फ अदब में इसको हम मजमून भी कह सकते हैं और मकाला भी हम कह सकते हैं। ये मजमून और मकाला दोनों एक ये सिन्फ अदब है। उसके बाद अगर हम बात करें तारुफ की, तो सर सैयद अहमद खान का तारुफ ये बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आपको बहुत सारे जगहों पर आगे भी ज़िंदगी में काम देता रहेगा। सर सैयद अहमद खान की तारीख़ पैदाइश 17 अक्टूबर 1870 है, 1817। इनके वालिद का नाम मीर तकी है, जो सरकारी दरबार में मुलाजिम थे। इब्तिदाई तालीम सर सैयद अहमद खान ने हासिल की अपने घर पर, और इनके जो इब्तिदाई उस्ताद थे या करीमा, गुलिस्तान वगैरह के जो इब्तिदाई उस्ताद थे वो मौलवी हमीदुद्दीन थे। मुलाजमत इन्होंने अंग्रेज़ की अमलदारी में मुलाजमत शुरू कर दी और ज़िंदगी का जो अहम मिशन था वो 1857 के बाद शुरू हुआ। 1857 में जब जंग आज़ादी लड़ी गई तो इसमें मुसलमानों को शिकस्त भी हुई और फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। सर सैयद इस नतीजे पर पहुंचे कि मुसलमानों की अहिया और तरक्की जदीद उलूम में मुज़मर है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बजाय इसके कि वो अंग्रेज़ों से बाइकाट करें, वो मुसलमानों को चाहिए कि वो जदीद उलूम, अंग्रेज़ी और जैसे उलूम को सीखे। और उसके बाद अगर हम औलाद पर बात करें, सर सैयद के 2 बेटे थे, सैयद अहमद, सैयद महमूद, और एक बेटी थी। अलीगढ़ कॉलेज और स्कूल की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद रखी 1875 को और अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी 2 साल बाद 1877 को। इसके कॉलेज का दर्जा दिया गया। इनका अहम कारनामा रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है। ये रिसाला किस मकसद के लिए लिखा गया? इस रिसाले का जो मेन मकसद था वो ये था कि मुसलमानों की इस्लाह, अहवाल और तरक्की और तहज़ीब के लिए ये रिसाला लिखा गया। सर सैयद अहमद खान की तसानीफ के पर अगर हम बात करें तो इनके तसानीफ में असारुस सनादिया, खुतबात अहमदिया और मकालात सर सैयद ये 16 जिल्दों में शाये हो चुके। सर सैयद अहमद खान की तारीख़ वफ़ात 1898 है। अब मैंने आप हजरात के सामने जो अहम चीज़ बतानी थी वो ये है कि इस तारुफ में आप हजरात के सामने मैंने जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो आपके सामने हाईलाइट किए हैं और वो आपके सामने आसान अल्फाज में पेश कर दिए। आप कोई भी तारीख़ पैदाइश क्या थी सर सैयद की, या ये आ सकता है इब्तिदाई तालीम और इब्तिदाई उस्ताद कौन थे, मुलाजमत किसके अमलदारी में शुरू की, अलीगढ़ कॉलेज और स्कूल की बुनियाद कब रखी गई, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में किस मौजू को ज़ेर बहस लाया गया, ये अहम सवालात बन सकते थे जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। ये सर सैयद अहमद खान का तारुफ था और ये बहुत अहम होता है। आप तशरीह वगैरह सब कुछ में इसको लिखते हैं। अगर हम बात करें अपनी मदद आपके खुलासे पर, ये मुख्तसर भी है और इंतहाई अहम भी है। बोर्ड के एतबार से भी और वैसे भी बहुत अहम है। इससे क्वेश्चन आंसर भी आया करते हैं। कंसेप्चुअल आपको इसे समझना पड़ेगा। जी मेरे अजीजों, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात आती है कि आजमूदा मकूला। आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए खुलासा याद करना है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आजमूदा ये एक मकूला है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस आजमूदे मकूले पर जो इंसान या कौम
عمل نہیں کرتی، عمل پیرا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ عزت سے محروم رہ جاتی ہے، ذلت اور رسوائی ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ افراد اور اقوام کے تجربات کا یہ نچوڑ ہے۔ افراد جیسے ہوں گے، شخصی زندگی لوگوں کی جیسے ہوں گی، اسی طرح ہی حکومت آیا کرتی ہے۔ اعلیٰ اور عمدہ رعایا پر اعلیٰ حکومت، جبکہ جہلا اکڑ مزاج لوگوں پر اکڑ افراد کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک نیچر کا قانون ہے۔ نیچر کا قانون ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ نیچر کا قانون بھی یہی چیز ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان کے حکمران ہوں گے۔ ملک کی خوبی اور عمدگی کا انحصار افراد کی شخصی حالتوں پر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک خوبی عمدگی ظاہر کرے تو ہمیں افرادی طور پر، ہمیں انفرادی طور پر اپنے اندر اچھائی لے کر آنی ہوگی، اپنے اندر شائستگی لے کر آنی ہوگی، تہذیب، اخلاق، چال چلن جیسے ہوگی اسی کے مطابق ملک کے اندر حالات ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی نہ ہو لیکن ملک کے اندر آ جائے تو یہ ایک خام خیالی ہوگی، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنتی ہے۔ دوسری بات، اگر ہم بات کریں قومی ترقی، یہ مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا، اور قومی تنزلی یہ نتیجہ ہے، یہ مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی اور برائیوں کا۔ میرے عزیزو، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ جب ہم نے یاد کر لیں گے ایک ایک پوائنٹ کا خلاصہ، تو ہمارے لیے پھر خلاصے کو سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر ہم دیکھیں ہماری آج کل اگر ہم خود کی اصلاح نہیں کرتے انفرادی طور پر، ہم چونکہ ہر شخص اور قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے، اس لیے بیرونی امداد کے سہارے بیٹھنا خام خیالی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا شخصی چال چلن اعلیٰ ہو، چونکہ ہر شخص اور قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے، اس لیے بیرونی مدد کے سہارے بیٹھنا خام خیالی ہے۔ اگر ہم اس بات پر آ جائے کہ ظالم آقا کا مطیع فرمانبردار حقیقی غلام نہیں، اور نہ ہی کسی ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہنے والا، رعایا میں کام کرنے والا، یا بلکہ بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا پیروکار اور قومی ہمدردی سے ناواقف شخص ہی حقیقی غلام ہے۔ حقیقی غلامی ہمارے پاس وہ ہوگی جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا پیروکار ہو، وہ حقیقی غلام ہے۔ کسی آقا کے رعایا میں یا کسی ظالم بادشاہ کے رعایا میں قائم کرنے والا کبھی بھی غلام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ خضر نما شخصیت کا انتظار کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کوئی خضر نما شخصیت آئے گا اور وہ ہماری حالت تبدیل کر لے گا۔ عمل سیاری کرنے والی یہ سوچ ہمیں انسان پرست بنا دیتی ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسے ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہمیشہ ذلت میں نکلتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ پر اعتماد ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، کسی خضر نما کی انتظار میں رہیں گے تو پھر یہ ذلت اور رسوائی کے بغیر کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ بزرگوں نے ہمارے لیے ملک اور یہ قوم بڑی محنت کر کے حاصل کیا اور ہم اپنے نااہلی سے اس محنت کو کھو رہے ہیں۔ بزرگوں نے ایک ایک چیز کی حفاظت کی، جانوں کی قربانیاں دی، کتنی مشکلیں برداشت کی، لیکن ہم وہ سارا کچھ ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، شخصی چال چلن ہی اعلیٰ عملی تعلیم ہے۔ دوسروں کی زندگی، سلوک اور چال چلن پر نہایت زبردست اثر پیدا کرنے کی صلاحیت شخصی چال چلن میں پوشیدہ ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت اعلیٰ عملی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، اسی تعلیم سے عمل پیدا ہوتا ہے، اسی تعلیم سے عمل انسانی، چال چلن، شخصی خوبی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو فرض شناس، حقوق کی ادائیگی، معاملات زندگی انجام دینے اور اپنے عاقبت سنوارنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے اندر تحریک پیدا کرے گا تو وہ پھر دوسروں پر بھی اثر کرے گا۔ اگر اپنے اندر انسان تبدیلی نہیں لاتا تو وہ دوسروں پر بھی نہیں کر سکتا۔ اس پورے بحث کا اگر میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھوں تو خلاصے کا بھی خلاصہ تو وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں،
हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। सुस्ती, काहली, दूसरों पर इन्हिसार और इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें जब हम छोड़ेंगे, अपने आप पर इन्हिसार करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरा माशरा एक फ़र्द से बनता है। हम इनफिरादी तौर पर बज़ाहिर एक लग रहे होते हैं, लेकिन हमारा नाम ही ये पूरा माशरा है। इन अफराद, मर्द, ख़वातीन, बच्चों से मिलकर ही माशरा बनता है। हम सारे तब तरक्की कर सकते हैं अगर हम इनफिरादी तौर पर तरक्की करें। इनफिरादी तौर पर अच्छे होंगे तो सारा माशरा ही तब्दील हो जाएगा। सबक का खुलासा आपने आसान लफ्ज़ों में क्या कौल है, इज्जत से महरूमी क्या है, अफराद के तजुर्बात का निचोड़, जैसे हुकूमत जैसे अफराद वैसे हुकूमत, तरक्की, तनज़्ज़ुली, अपनी इस्लाह करनी है, हकीकी ग़ुलामी किसको कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन भी बता दिए कि अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसके जवाबात भी आपको इससे मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको खुलासा भी याद करना आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें इबारत की तशरीह पर, कोई भी इबारत आ जाए तो आपने उसमें ये 4-5 बातें लाज़मी लिखनी है। नंबर 1 हवाला है मतन, उसमें सबक का उन्वान आएगा, जैसे ये अपनी मदद आप है, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान है, इसका माखज़ मकालात सर सैयद है, सिन्फ मकाला या मजमून है। उसके बाद सबसे पहले हमने लिखना होता है सियाक़ो सबाक। सियाक़ो सबाक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आपने शुरू में और थोड़ा सा बाद में उससे लिखना है जो पैराग्राफ दिया होगा, और शुरू ऐसे करना है, तशरीह तलब इबारत सबक के तकरीबन डेश से ली गई है, आगाज, दरमियान या इख्तिताम किसी से ली गई है, और ये इबारत इस सबक में से उस सबक से आपने थोड़ा सा पहले बता देना है कि उसमें शायद क्या मुसन्निफ क्या बयान कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने तशरीह शुरू कर देनी है। तशरीह का कोई मुश्किल काम नहीं, तशरीह में आपने जो इबारत दी होगी आपने उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है, अपने वर्डिंग में बयान करना है। ये तशरीह होती है। ये सबक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगर अपने इम्तिहान के लिए मुख्तसरन अपने मदद आप जो सबक है, इस सबक का अगर हम एक्सरसाइज देख लें तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें कितना सबक समझ आ गया और कितना अभी मज़ीद समझ सकते हैं। आपको अगर एक बार से ये समझ नहीं आए तो आप 2 बार भी वीडियो देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी आसानी के लिए मैंने कोशिश की है आसान अल्फाज में, और आपके आसानी के लिए ये सारे नोट्स बना रहे। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, ये एक निहायत आज़मूदा मक़ूला है। एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश है, उसकी डेश तनज़्ज़ुली की बुनियाद, शोहरत की बुनियाद, इज़्ज़त की बुनियाद, तरक्की की बुनियाद है, उसकी तरक्की की बुनियाद है। जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी इसके कानून और मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। ये एक कायदा है नेचर का। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई खिज़र, औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के है डेश बिल्कुल मुखालिफ, बिल्कुल मुवाफिक, कितन हस्ब हाल वहम, बिल्कुल हमवार, बिल्कुल मुखालिफ। उसके बाद सवाल जवाब भी अगर आपने खुलासा सुना हो तो फिर कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। वो कौन सा आज़मूदा मक़ूला है जिसमें इंसानों का और कौमों का तजुर्बा जमा है। वो जो अपने मदद आप करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपने मदद आप करते हैं। सर सैयद अहमद खान के ख्याल में कौन सी कौम जलील और बेइज्जत होती है? सर सैयद अहमद खान के ख्याल में वो कौम जलील और बेइज्जत होती है जो दूसरों पर भरोसा करती है और अपनी मदद आप नहीं करती। नेचर का कायदा है कि जैसे अपराध की शख्सी चाल चलन होता है वैसे उस पर हुक्म रहता है। बैरूनी कोशिश बुराइयों को ख़त्म करने का क्या नतीजा निकलता है? दुनिया के मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूब के बिना पर इज़्ज़त पाई? ये सारे सवाल आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में हम देख सकते हैं, और आप हमारे इस वीडियो से इसको सीख सकते हैं।